आज से हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को लेने वाले हैं। जैसे आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हो जाता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम। आप उसको स्वतंत्रता संघर्ष भी कहते हैं। ये जो हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था, ये कांग्रेस की स्थापना के बाद बहुत संगठित हो जाता है। कांग्रेस की स्थापना 1885 और आज़ादी हमें प्राप्त हो रही है 1947 में। तो इस दौरान पूरे हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न विचारधाराएं कार्य कर रही थी। ये विचारधाराएं ही हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित कर रही थी। इन विचारधाराओं का ही अध्ययन आज से हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो पहले हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी विचारधाराएं हैं। आज की इस क्लास से जो बात शुरू होने वाली है उसमें कौन कौन सी विचारधाराएं आप पढ़ेंगे, किनका अध्ययन करेंगे, ये हम लोग देख लेते हैं। पहले ही हमने स्पष्ट किया है 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, और यहाँ से जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल शुरू होता है, स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है ऑर्गेनाइज्ड वे में। स्वतंत्रता संग्राम पहले से ही है, राष्ट्रीय आंदोलन पहले से ही है, लेकिन उसका ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म आता है, उसका संगठित रूप आता है पूरे भारत के संदर्भ में। तो ये जो संगठित हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, जिसका परिणाम होता है देश की आज़ादी और साथ साथ विभाजन भी था। तो आज़ादी जो हमें प्राप्त हो रही 1947 में, 1885 टू 1947, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी हमारी घटनाएं घट रही है वह कुछ विचारधाराओं से प्रेरित है। उनमें कौन कौन सी विचारधाराएं आपको अध्ययन करनी है, उनको थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपको मॉडरेट आइडियोलॉजी के बारे में काम करना है। आप इनको नरमपंथी कहते हैं, यानी राष्ट्रीय आंदोलन का या स्वतंत्रता आंदोलन का जो नरमपंथी चरण है उस पर हम लोग काम करेंगे। इसको आप उदारवादी भी कहते हैं। नरमपंथी चरण, उदारवादी चरण। इसके बाद हम लोग काम करेंगे एक्सट्रीमिज्म पर काम करेंगे। इसको आप उग्रवादी चरण कहते हैं, उग्रवादी चरण। और इसके बाद आपको रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म के बारे में करना है, जिसको आप क्रांतिकारी राष्ट्रवाद कहते हैं। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। और चूंकि इन लोगों ने आतंक का सहारा लिया था, बम और पिस्तौल की राजनीति शुरू की थी, इसलिए कभी कभी पुस्तकों में आप क्रांतिकारी आतंकवाद के नाम से भी आप इसको पढ़ते हैं। 2 चरणों में होगा, दोनों चरणों पर हम लोग बात करेंगे। इसके बाद गांधीवाद के बारे में, गांधी युग शुरू हो जाता है तो हम लोग समझेंगे, गांधीवाद के बारे में समझेंगे, सत्याग्रह को समझेंगे। गांधी जी का जो सत्य अहिंसा पर आधारित आंदोलन है उन पर हम लोग बात करेंगे, उसकी आइडियोलॉजी पर हम लोग बात करेंगे। तमाम आंदोलन होंगे, तमाम विचारधाराएं होंगी, उनको यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। गांधी युग में ही असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद 1920 के दशक में एक छोटा सा कालखंड होता है जिसमें गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित लोग ही कुछ अलग प्रकार की रणनीति अपनाते हैं। उन्हें हम स्वराजवादी कहते हैं। तो स्वराजवादियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे चल करके आप देखेंगे जो वैश्विक घटनाएं हैं वो भी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित कर रही हैं, और वैश्विक घटनाएं जिस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित कर रही हैं उनका प्रभाव जो है पूरे आप राष्ट्रीय आंदोलन में देखेंगे, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म में आप देखेंगे, एक्सट्रीमिज्म में देखेंगे आप,
और विशेष रूप से आप 1930 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन का समाजवादी विचारधारा की ओर झुकाव होता है। तो हम लोग समाजवाद और साम्यवाद का जो प्रभाव है राष्ट्रीय आंदोलन में, उस पर हम लोग काम करेंगे। समाजवाद, साम्यवाद कैसे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित कर रहे हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग कम्युनलिज्म पर बात करेंगे। 1930 के दशक में विशेष तौर से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संप्रदायवाद से प्रभावित होता है। संप्रदायवादी बातें पहले से हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना उसके पहले से ये बातें दिखाई दे रही हैं, ठोस रूप में मुस्लिम लीग से आप देख सकते हैं। और 1930 का दशक है, वहाँ संप्रदायवाद प्रभावी हो जाता है। आप देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो परिणाम होता है भारत की आज़ादी, और उसके साथ साथ विभाजन भी जुड़ा हुआ है, तो दोनों को साथ साथ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर संप्रदायवाद के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होने वाले हैं, ये पूरी की पूरी सीरीज चलेगी, इसको आप ध्यान से करेंगे। प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए बहुत उपयोगी है ये पोर्शन। आप कोई भी स्टेट पीसीएस देते हैं, यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस देते हैं आप, कहीं का भी यहाँ से मेंस में क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। बिना इसके अध्ययन के, ये सारी आइडियोलॉजीज के अध्ययन के बिना आप आधुनिक भारत कर ही नहीं सकते, आप फ्रीडम स्ट्रगल कर ही नहीं सकते। कोई प्रश्न आपका ठीक प्रकार से उसका उत्तर लेखन भी नहीं हो पाएगा बिना इनको जाने। तो हम लोग इन पर अपनी बात शुरू करते हैं। आज जो हम लोग लेंगे, सबसे पहले मॉडरेट आइडियोलॉजी के बारे में हम लोग लेंगे। जो स्वतंत्रता संग्राम का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नरमपंथी चरण है, उदारवादी चरण है, हम लोग उसकी बात करेंगे। तो ये जो आपका फेज है, जिसको हमने मॉडरेट फेज कहा है, इसको थोड़ा सा समझना है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है और वहाँ से लेकर के 1905 तक जो नेतागण प्रभावी हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, जो विचारधारा प्रभावी है, उसे ही हम मॉडरेट आइडियोलॉजी कहते हैं। और ये जो चरण है, ये मॉडरेट फेज कहलाता है। हिंदी में आप इसको नरमपंथी चरण कह सकते हैं, उदारवादी चरण कह सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चरण है, प्रत्येक प्रकार की परीक्षाओं के लिए बड़ा उपयोगी होगा, इसको हम देखेंगे। तो ये जो 1885 टू 1905 का समय है, इसे ही हम नरमपंथी चरण कहते हैं, नरमपंथी या उदारवादी चरण। तो इस पर हम लोग काम करेंगे। किन किन बिंदुओं पर आपको काम करना है, उसको पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडरेट्स। इनको मॉडरेट्स क्यों कहा गया, मॉडरेट्स क्यों कहते हैं, नरमपंथी क्यों कहते हैं, इनको हम उदारवादी कह देते, मॉडरेट्स क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले इस पर हम लोग बात करेंगे। इसके बाद इनकी विचारधारा क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। किस विचारधारा के तहत ये आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ा रहे हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद इन्होंने कौन सी मेथड्स अपनाए हैं, कौन सी स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई है, इनकी क्या रणनीति है, इनकी क्या पद्धतियां हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग उन बिंदुओं को देखेंगे जिसके तहत इसकी चर्चा होगी कि इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रमुख उद्देश्य क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। प्रमुख उद्देश्य क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद ये जो नरमपंथी हैं, उदारवादी हैं, मॉडरेट्स हैं, इनकी मांगे क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन को ये कैसे आगे बढ़ाते हैं, कौन सी मांगे
ब्रिटिश सरकार के प्रति रखते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो इनकी जो मांगे हैं उनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल मांगे कौन कौन सी हैं, इनकी संवैधानिक मांगे उनको हम लोग समझेंगे। आप इनको राजनीतिक मांगे भी कह सकते हैं। इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स हैं, प्रशासनिक मांगे हैं, प्रशासनिक मांगे उन पर हम लोग बात करेंगे, कौन कौन सी प्रशासनिक मांगे हैं। जब आप मेंस के उत्तर लिखेंगे तो ये सब बहुत ज़रूरी हो जाएगा, और प्रारंभिक परीक्षाओं में भी यहाँ से जुड़े हुए फैक्ट्स, यहाँ से जुड़ी हुई आइडियोलॉजी, विचार, संकल्पनाएं जानना बड़ा ज़रूरी है। तो एक एक बिंदु को हम लोग समझेंगे कि कौन सी इनकी प्रशासनिक मांगे हैं। इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक डिमांड्स के बारे में बात करेंगे, किन सुधारों की बात कर रहे हैं, कौन सी मांगे हैं। तो आर्थिक मांगों की हम लोग बात जानेंगे। इसके बाद हम लोग सिविल राइट्स के बारे में, जो नागरिक अधिकार हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में नागरिक अधिकारों की बात यहीं से शुरू हो रही है। तो कौन कौन से नागरिक अधिकारों की बात कर रहे हैं मॉडरेट्स, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नागरिक अधिकार, नागरिक अधिकार उनकी बात करेंगे। इसके बाद इसमें कौन कौन से मेन लीडर्स हैं, अर्ली नेशनलिस्ट जिनको आप कहते हैं, आरंभिक राष्ट्रवादी कहते हैं। तो आरंभिक राष्ट्रवादी कौन कौन से लोग हैं जिनको मॉडरेट्स के अंतर्गत आप जानते हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। प्रमुख नेतागण हैं, उनको जानना आपको ज़रूरी है। इसके बाद क्रिटिसिज्म, इनकी आलोचना होती है, आलोचना के बिंदुओं को समझना होगा। यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन बने हैं, अभी हम लोग बात करेंगे। क्रिटिसिज्म में जैसे ये कहा जाता है, इन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति, मेंटिकेंसी, पॉलिटिकल मेंटिकेंसी, राजनीतिक भिक्षावृत्ति अपनाई, तमाम आलोचनाएं हैं। तो उन पर हम लोग बात करेंगे, क्रिटिसिज्म में क्या है। और इसके बाद लिमिटेशंस, ये जो उदारवादी चरण है, धर्मपंथी चरण है, इसकी सीमाएं क्या हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में इनका योगदान क्या है, कंट्रीब्यूशंस ऑफ मॉडरेट्स इन फ्रीडम स्ट्रगल, राष्ट्रीय आंदोलन को ये क्या देते हैं, क्या इनकी मांगे। आलोचनाएं बहुत होती हैं कि असफल रहे, प्रमुख मांगे इन्होंने नहीं रखी अंग्रेज़ों के सामने, तमाम बातें हम लोग बात करेंगे क्रिटिसिज्म में और लिमिटेशंस में। लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय आंदोलन में इनका योगदान क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद ये एक्चुअल अचीवमेंट्स ऑफ द मॉडरेट्स, वास्तव में कुछ ठोस प्रकार की उपलब्धियां हैं। तो जो ठोस उपलब्धियां हैं, इनकी ठोस उपलब्धियां क्या हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप उनको बता लें। वास्तव में एक्चुअल अचीवमेंट्स इनके क्या हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरह से इन्होंने नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया है, उसको हम जानेंगे। राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया कैसे, इसको समझेंगे हम। और बाद में कैसे आप इनको समझेंगे, कैसे निष्कर्ष आप निकालेंगे, कंक्लूजन्स कैसे ड्रा करेंगे, उसको समझेंगे। पूरा टॉपिक मेंस और प्री दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़रूरी तथ्यों को आप लिखेंगे और मेन इन बातों को नोट करेंगे। यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं। हमने पहले ही कहा, कोई ऐसा पीसीएस एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर यहाँ से क्वेश्चंस ना आए हों। आप आईएएस के एग्ज़ाम्स को देखें, यूपीएससी को देखें, यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स मेंस के क्वेश्चंस भी आपको देखना है इस क्लास में। जैसे यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको थोड़ा सा एक बार जान लीजिए। आईएएस की जो भी आपको तैयारी करनी है, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस आप देते हैं, तो आप मेंस कम प्री का ही दृष्टिकोण अपनाएंगे। आप ऐसा नहीं कि केवल प्रारंभिक परीक्षा, आपको मेंस कम प्री का दृष्टिकोण अपनाना है। जो भी कार्य करना है,
साथ साथ करना है। जैसे आप हिस्ट्री की तैयारी करते हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो प्री में क्या है, मेंस में क्या है, दोनों का अप्रोच साथ साथ लेकर आपको चलना है। एक समग्र रणनीति अपनानी होती है। तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम यूपीएससी में 2018 में एक प्रश्न पूछा गया है, वो उदारवादियों से जुड़ा हुआ है, नरमपंथियों से जुड़ा हुआ है। उस प्रश्न को हम लोग जान लेते हैं। अब प्रश्न क्या है, कैन मेथड्स एंड पॉलिसीज ऑफ द मॉडरेट्स बी रिफर्ड टू एज पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2018 का। एक एक प्रश्न का हम लोग आंसर फॉर्मेटिंग करेंगे इस क्लास में। यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, सबकी आंसर फॉर्मेटिंग करेंगे, इसकी भी करेंगे। क्या था क्वेश्चन, क्या नरमपंथियों के तरीकों और नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति, आलोचना के बिंदु में मैंने बताया था, ये आलोचना है नरमपंथियों की संज्ञा दी जा सकती है। अब यहां पर आपको वृहद दृष्टिकोण अपनाना होगा। किसने कहा है राजनीतिक भिक्षावृत्ति, आप सहमत होंगे नहीं होंगे, ये सब बातें आपको लानी होंगी। प्रश्न के उत्तर में हम लोग देखेंगे। इसके बाद एक प्रश्न था सिविल सर्विसेज एग्जाम 2014 का है, प्रश्न है नरम दलियों में अधिकांश के लिए राजनीति एक अंशकालिक कार्य था, यानी फुल टाइम जॉब नहीं है, अंशकालिक कार्य है। यह भी एक प्रकार से आलोचना है उदारवादियों की। तो आलोचना सीमाओं का और महत्व का जो बिंदु बनेगा इस टॉपिक में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उसको समझना होगा। यहाँ से आपकी हिस्टोरियोग्राफी भी जुड़ी हुई है। मेंस के अध्ययन के लिए इतिहास लेखन का अध्ययन बड़ा जरूरी होता है, और इसको हमने कई बार उल्लेखित किया है। इतिहास की जो इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं, उनको आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो कौन सा इतिहास लेखन ऐसी बात करता है, क्यों करता है, हम सहमत होंगे या नहीं सहमत होंगे, इन सारी बातों की चर्चा हम यहां करेंगे। तो क्वेश्चन है, नरम दलियों में अधिकांश के लिए राजनीति एक अंशकालिक कार्य था। कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं, किंतु एक त्रिदिवसीय वार्षिक प्रदर्शन था। इसका विस्तार वर्णन कीजिए। ये भी आलोचना से जुड़ा हुआ है, इसकी हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में देख लीजिए। Politics remained for the bulk of the moderates very much a part-time affairs. The Congress was not a political party but an annual 3-day show. Elucidate. तो ये क्वेश्चन यहाँ से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग, जैसे पहले आपसे बात हमने किया है कि इन बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे, तो इन बिंदुओं को एक एक कर समझेंगे। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ मॉडरेट्स की बात करेंगे। इनको मॉडरेट्स क्यों कहा जाता है, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। मीनिंग ऑफ मॉडरेट्स यानी जो नरम पंथ है, अब इनको नरम पंथ क्यों कहते हैं, नरम पंथ का अर्थ क्या है। कांग्रेस की स्थापना के बाद आईएनसी की जो स्थापना है 1885, और यहां से लेकर के देश की आज़ादी तक यानी 1947 तक पहले ही हमने स्पष्ट किया है कि विभिन्न विचारधाराएं कार्य कर रही हैं। पहले ही हमने इनको स्पष्ट किया है। उग्रवाद, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, समाजवाद, गांधीवाद एंड सो ऑन, ये सब हमने बात की। तो ये जो फेज आपका है 1885 टू 1905, यहां से आपके ये नरमपंथी जुड़े हुए हैं। मॉडरेट्स जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ ये है, इस समय के जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं, आरंभिक राष्ट्रवादी हैं, उन्होंने मॉडरेट प्रकार की पॉलिटिक्स का, मॉडरेट प्रकार की पॉलिसीज का प्रयोग किया। और ये शब्द इसलिए गढ़ा गया है इतिहास में, क्योंकि जब आप आगे का अध्ययन करेंगे तो यहां से आपको गर्म पंथ मिलेगा, जिसको आप उग्रवादी चरण कहेंगे।
उग्रवादी चरण कहेंगे। अलग से पूरे टॉपिक बनेंगे, सब हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इनकी जो पॉलिसीज हैं वो मॉडरेट्स हैं, और ये जो चरण की के विचार हैं, इनके जो कार्य करने के तरीके हैं, पद्धतियां हैं, इनकी जो विचारधारा है, वो इनसे अलग दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, उग्रवादी चरण है, उग्रवादी बातें यहाँ पर हैं, धरने, जुलूस, प्रदर्शन, इसलिए कहा जाता है, वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इनसे अलग रखने के लिए इनके लिए एक शब्द दे दिया गया, वो है मॉडरेट्स का शब्द दे दिया गया, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज हैं वो मॉडरेट्स हैं। क्या पॉलिसीज हैं हम लोग आगे समझेंगे, नरमपंथ क्या है हम समझेंगे। इनको उदारवाद भी कह सकते हैं। कभी कभी ऐसा प्रश्न आपसे इंटरव्यू बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि हम हिंदी में इनको उदारवाद क्यों नहीं कह सकते हैं, लिबरलिज्म क्यों हमने नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि सामान्य रूप से जो उदारवाद है उसका किसी न किसी विचारधारा के प्रति झुकाव है, और वो जो झुकाव है वो सामान्य रूप से ऐसा देखा जाता है हल्का फुल्का लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की ओर उसका झुकाव है। और उनसे अपने को अलग रखने के लिए, इन लोगों को अलग रखने के लिए एक नया शब्द गढ़ा गया है, वो है नरमपंथ, मॉडरेट्स। तो यहाँ पर इस शब्द को समझने के बाद अब हम लोग बात करेंगे इनकी विचारधारा क्या है। इनकी विचारधारा क्या है। ये जो चरण आपने देखा है 1885 टू 1905, यहां पर जो कांग्रेस है उसमें जो कांग्रेस के नेतागण हैं ज्यादातर एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग हैं, शिक्षित मध्य वर्ग के लोग हैं, एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं और शिक्षित मध्य वर्ग, मिडिल क्लास के लोग हैं, मध्य वर्ग के लोग। और ये जो भी लोग हैं ये प्रोफेशनल्स हैं, ज्यादातर पेशेवर लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो प्रोफेशनल्स हैं उनका प्रभाव है इस चरण में। और इनका जो मानना है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है कि अंग्रेजों का शासन, बहुत ध्यान से समझना है, अंग्रेजों का शासन वो भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। एक थ्योरी उस समय दी गई थी, 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में वो ज़्यादा पॉपुलर हुई, और 20वीं शताब्दी के आरंभ में वो है व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। उसको आप नोट कर सकते हैं, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। इसको आप ऐसा, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, यदि इस थ्योरी के अंतर्गत ये माना जाता था कि जो यूरोपीय देश हैं, गोरे लोग हैं, उनका एक बर्डन है, उनका एक दायित्व है, और वह दायित्व है जो काले लोग हैं जैसे इंडियंस और बहुत सारे उपनिवेश थे, उनको सभ्य बनाना, उनको शिक्षित करना, उनके लिए कल्याण के कार्य करना, ये हमारा दायित्व है। हम भारत में कोई अपने लाभ के लिए नहीं है, उनका कहना है, हम तो आपके कल्याण के लिए आए हैं, हम जो यहाँ शासन कर रहे हैं उसमें आपका हित है। और इसी को कहते हैं व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। तो ये जो प्रोफेशनल्स हैं इन्हें अंग्रेजों की इस न्यायप्रियता के सिद्धांत पर बहुत विश्वास है। ये अंग्रेजों की जो व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी है कि अंग्रेज भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, इस पर ये लोग विश्वास करते हैं। इनका मानना है कि अगर अंग्रेजों का शासन भारत से समाप्त हो जाएगा तो भारत में अराजकता फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी, इसलिए अंग्रेजों का शासन बना रहना चाहिए, ऐसा मॉडरेट्स मानते हैं। ये इनकी आइडियोलॉजी है। जब प्रश्न हुआ कि भाई ये जो शासन है फिर ये समस्याएं क्यों नहीं दूर कर रहे हैं, लोगों के जो कष्ट हैं, लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं है, आर्थिक कष्ट है, सामाजिक रूप से परेशानियां हैं,
आर्थिक रूप से परेशानियां हैं, कोई भारतीयों को जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार, वो क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। तो इनका क्या मानना है, उसको थोड़ा सा विचारधारा के अंतर्गत समझना है। इनका कहना है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी है, ब्रिटिश सरकार जो हमारी है, और जो भारतीय जनता है, कष्ट भारतीय जनता को है। बोले इनके मध्य में एक बाधा है, और वो जो बाधा है, ऑब्स्टैकल है, वो बाधा है ब्यूरोक्रेसी, वो बाधा है नौकरशाही। तो ये जो नौकरशाही है, ये सबसे बड़ी बाधा है, ये इनका कहना है। नौकरशाही, ये नौकरशाही भारतीय जनता के कष्टों को, इनकी आशाओं को, इनकी आकांक्षाओं को वो ब्रिटिश सरकार तक, ब्रिटिश जनता तक पहुंचने नहीं दे रही है, इसलिए यहाँ सुधार नहीं हो पा रहा है। तो इनकी आइडियोलॉजी में ऐसा भी है, अगर हम अपनी बात ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाएं, अगर हम अपनी बात ब्रिटेन की जनता तक पहुंचाएं, ब्रिटिश जनमत तैयार करें, तो निश्चित तौर पर जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। तो इस प्रकार की आइडियोलॉजी ये रखते हैं हमारे जो नरम पंथ के लोग हैं। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इन्होंने कौन सी मेथड्स अपनाए, कौन सी रणनीतियां अपनाई हैं, यानी इनकी पद्धतियों की बात करेंगे, कौन सी पद्धति है, कौन सी रणनीति है, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहली बात, इन्होंने जिस प्रकार की रणनीति बनाई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक राजनीति करते हैं। ये संवैधानिक राजनीति करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स करते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये जो भी सुधार चाहते हैं वो संवैधानिक सत्ता के द्वारा ही चाहते हैं, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही चाहते हैं। जो भी इनकी मांगे हैं, जो भी ये सुधार चाहते हैं, वो जो कानून के दायरे में है, संविधान के दायरे में है, संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत ही चाहते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि संवैधानिक राजनीति का मतलब ये है जो सुधार है वो संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत है और संवैधानिक सत्ता के द्वारा है। इनकी रणनीति का ये प्रमुख हिस्सा था। अब ये क्या करते हैं? ये संवैधानिक तरीके अपनाते हैं अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए संवैधानिक तरीकों का प्रयोग करते हैं। और उन तरीकों में क्या करते हैं? ये प्रार्थना पत्र देते हैं, आवेदन पत्र देते हैं, सभा संगठन बनाते हैं ये, और न्यूज़पेपर्स वगैरह निकालते हैं, पंपलेट्स वगैरह निकालते हैं, जिससे कि भारतीय जनमत भी तैयार हो इन समस्याओं के प्रति और हमारी बात ब्रिटिश सरकार तक पहुंचे। इनकी जो स्ट्रेटजी है उसको कभी कभी हम लोग 3P के नाम से जानते, 3Ps के नाम से जानते हैं। 3P के नाम से जानते हैं। उसमें जैसे पहला क्या है? प्रेयर यानी प्रार्थना पत्र देना, पेटिशन अर्जी देना, आवेदन पत्र देना, और विरोध करना, वैचारिक रूप से, बौद्धिक रूप से विरोध करना, प्रोटेस्ट करना। तो ये 3Ps के बारे में यहां पर बात होगी। इसीलिए आलोचना होती है कि इनकी राजनीति अनुनय विनय की राजनीति थी, प्रार्थना की राजनीति थी, भिक्षावृत्ति था। आगे हम लोग बात आलोचना में करेंगे, इसीलिए यहां पर 3Ps की बात। अब हम लोग यह भी जानेंगे इनकी जो रणनीति है, इनका जो राजनीतिक संघर्ष है,
जो राजनीतिक संघर्ष है वो अहिंसावादी है, रक्तहीन है, शांतिपूर्ण है। यदि इसमें कहीं उग्रता के तत्व नहीं है जो हम लोग एक्सट्रीमिज्म में अध्ययन करेंगे, उग्रवाद के चरण में करेंगे। ये अंतर स्थापित करता है। इनका जो आंदोलन है उसमें कहीं कोई हिंसा की बात नहीं है, अहिंसक बातें हैं। जैसे आगे आप क्रांतिकारी आतंकवाद, उनसे ये अलग है, उग्रवाद उनसे ये अलग है। इसके अलावा इन्होंने कोई जन आधारित राजनीति नहीं किया है, जन आधारित राजनीति नहीं है। यानी जैसे आप गांधीवाद में देखेंगे जन आंदोलन, आप गांधीवाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो जन आंदोलन के रूप हैं, आरंभिक जो आंदोलन गांधीवाद में पढ़ेंगे, जैसे चंपारण के बारे में पढ़ेंगे, अहमदाबाद आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, खेड़ा के बारे में पढ़ेंगे, तो वो क्षेत्रीय प्रकार के आंदोलन थे। वो कोई अखिल भारतीय आंदोलन नहीं थे, वो कोई जन आंदोलन नहीं थे। तो गांधीवादी जो जन आंदोलन है, यानी जनता को जोड़कर जो आंदोलन गांधी युग में शुरू हुए, उस प्रकार का इनका संघर्ष नहीं है। इनकी जो स्ट्रेटजी है उसमें एक बात आप और लिख सकते हैं, ये ब्रिटिश जनमत को जागरूक भी करना चाहते थे भारतीय समस्याओं को लेकर। इनका कहना था कि अगर हम अपनी समस्याएं ब्रिटेन की जनता तक पहुंचाएं, वहां की जो मूल सरकार है वहां तक पहुंचाएं, तो हमारे कष्ट दूर हो सकते हैं। 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक ब्रिटिश कमेटी भी बनी और उसका उद्देश्य यही था कि ब्रिटेन के लोगों को, वहां के जनमत को, वहां की सरकार को भारत की समस्याओं, भारतीय समस्याओं, भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं से अवगत कराना, ये उनका अपना लक्ष्य था। तो इस प्रकार की रणनीति लेकर चलते हैं। यदि अगर आप इनके मेथड्स को के बारे में, इनकी पद्धति के बारे में अगर आप बात करें, तो पद्धति को दो बातों में आप समझ सकते हैं। जैसे दो बातों में समझ सकते हैं। मेथड्स को, पहली बात तो ये है कि ये बौद्धिक तरीके से, जैसे आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, सभा करके, पंपलेट्स निकाल करके, पेपर्स निकाल करके भारतीय जनता को जागरूक बना रहे थे। जो समस्याएं हैं, पहली पद्धति में आप जो समस्याएं हैं उसके पीछे एक राष्ट्रीय जनमत तैयार कर रहे थे। राष्ट्रीय जनमत तैयार कर, लोग अवगत हों, उनको शामिल करने की कोई जनवादी रणनीति इनके पास नहीं थी। उसकी आगे हम लोग बात करेंगे। जैसे गांधी जी ने किया था उस प्रकार की रणनीति नहीं है, या उग्रवादियों ने किया था उस प्रकार की रणनीति नहीं है। लेकिन फिर भी लोग जागरूक हों, राजनीतिक रूप से शिक्षित हों, समस्याओं से अवगत हों, पहले तो रणनीति ये है। और दूसरी ये है कि अपने संवैधानिक मांगों के द्वारा ग्रेजुअली रिफॉर्म्स हो, क्रमशः सुधार की रणनीति। यदि इन्होंने दो प्रकार की पद्धति अपनाने की कोशिश की, पहला तो ये है कि जनमत को तैयार करना, उनको अवगत कराना, यानी जो भी इशूज हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर लोग उनसे अवगत हों, लोग एकजुट हों। और दूसरा ये है कि सरकार के समक्ष मांगे रखना और उनको सुधारों के लिए सहमत कराना। तो हम लोगों ने अध्ययन किया है इनके स्ट्रेटजी के बारे में, रणनीति के बारे में और पद्धति के बारे में। आगे हम लोग बात करेंगे इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है।
बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी ये क्या उद्देश्य लेकर आए हैं, इनके प्रमुख उद्देश्य क्या है, इनको हम लोग देखेंगे। पहला उद्देश्य क्या है? आरंभिक राष्ट्रवादी है, कांग्रेस की स्थापना से सब कार्य कर रहे हैं, वहां से जुड़े हुए हैं। तो पहला जो उद्देश्य है वो है राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय मंच के रूप में कांग्रेस आया है, वहां से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय एकीकरण। अब राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ ये है कि जो भारतीय जनता है उसमें एक सामूहिकता की भावना लाना। समूह में हैं हम, एक में हैं, उनमें राष्ट्रीय चेतना विकसित करना। और ये चेतना कैसे विकसित होगी कि ये लोग एक प्लानिंग के तहत उन्हीं मुद्दों को उठा रहे थे जो राष्ट्रीय प्रकार का स्वरूप रखते थे। यानी क्षेत्रीय मुद्दे हैं या वर्गीय मुद्दे हैं, उनको नकारने का प्रयास। और इसलिए राष्ट्रीय मुद्दों के द्वारा एक राष्ट्रीय जनमत तैयार करना, यह इनका उद्देश्य है। दूसरी बात यह है, ये भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना विकसित करना चाहते हैं और उसके लिए लगातार लेखन कर रहे हैं, पत्र पत्रिकाएं निकाल रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। और भारत में साम्राज्यवाद विरोधी दृष्टिकोण धीरे धीरे यहीं से आना शुरू हो जाता है। यद्यपि इनका विरोध करना उद्देश्य नहीं था, लेकिन फिर भी जब लोग यहाँ की समस्याओं से अवगत हुए तो उनमें राष्ट्रीय भावनाओं का आना स्वाभाविक था। नंबर 3 जो इनका उद्देश्य है वो है कांग्रेस जो संगठन है, जो मंच है, जिसका गठन अखिल भारतीय स्तर पे हुआ है, उसके द्वारा संघर्ष संचालित करना, उसके द्वारा संघर्ष संचालित करना और कांग्रेस को एक राष्ट्रीय मंच के रूप में, एक राष्ट्रीय मंच के रूप में स्थापित करना, राष्ट्रीय मंच के रूप में स्थापित करना, ये इनका उद्देश्य है। यानी राष्ट्रीय एकीकरण चाहते हैं, राष्ट्रीय चेतना विकसित करना चाहते हैं और कांग्रेस मंच को संघर्ष का केंद्र बिंदु बनाना चाहते हैं। जो भी संघर्ष हो वो कांग्रेस के नेतृत्व में हो, कांग्रेस के नेतागणों के द्वारा हो और एक राष्ट्रीय मंच के रूप में इसकी जो लोकप्रियता है वो बढ़े। इसके अलावा इनका उद्देश्य है जो क्षेत्रीय नेता वर्ग है उनको एकजुट करना, उनको एकजुट करना। राष्ट्रीय आंदोलन पहले भी चल रहा है, लेकिन वो आप देखेंगे बंगाल की नेतागण बंगाल में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, पंजाब के पंजाब में काम कर रहे हैं। तो ये जो क्षेत्रीय नेतागण हैं, वर्गीय नेतागण हैं, उनको एकजुट करना और एक ऐसा नेतृत्व विकसित करना जो अखिल भारतीय प्रकार का हो, जो राष्ट्रीय प्रकार का हो। तो इसका लक्ष्य है राष्ट्रीय नेतृत्व विकसित करना। राष्ट्रीय नेतृत्व विकसित करना। इसके अलावा भी ये लोग भारतीय जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना चाहते थे। राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का दृष्टिकोण है इन नेतागणों का, शिक्षित करने का दृष्टिकोण। और इसके माध्यम से आप ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय जनता में प्रजातांत्रिक मूल्यों का, उदारवादी मूल्यों का, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय मूल्यों का वो प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, ये इनका उद्देश्य है। इसके अलावा भी
आप ऐसा कह सकते हैं इनका उद्देश्य इस प्रकार का है, जो अंग्रेजी सरकार है उसका जो चरित्र है, उसकी जो चाल है, वो जनता के सामने आना चाहिए। अगर वास्तव में व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी है तो हमारे कष्टों को सुनना है, हमारी तकलीफों को समझना है और उनको दूर करने का प्रयास करना है। तो ये लोग ऐसा भी दृष्टिकोण रखते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार है उसका वास्तविक चेहरा सामने आना चाहिए, वास्तविक चरित्र सामने आना चाहिए, उनका जो स्वरूप है वो जनता के सामने आना चाहिए। और इसलिए वो मांगे रखते हैं। यदि हमारी मांगे सही हैं तो आप उनको स्वीकार करें, हमारा कल्याण चाहते हैं। और नहीं मानते हैं तो बताइए, उसको हम लोग अपने आप समझ जाएंगे कि आपका दृष्टिकोण क्या है। इनका जो मानवीय चेहरा है उसको उजागर करना चाहते थे, वास्तविक चरित्र को उजागर करना चाहते थे। यह भी आपको समझना है नरमपंथियों के बारे में। तो मेन उद्देश्य क्या है उनको हम लोगों ने समझ लिया है। इसके बाद हम लोग कार्य करेंगे। इनकी डिमांड्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख मांगों के बारे में, इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं ये हम लोग बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या उन्होंने मांगे रखी इसको हम लोग देखेंगे। उन्होंने कौन सी संवैधानिक मांगे रखी, संवैधानिक मांगे क्या हैं, कौन सी प्रशासनिक मांगे हैं, आर्थिक मांगों में उन्होंने क्या क्या मांगे रखी हैं, नागरिक अधिकारों के बारे में क्या मांगे रखी हैं, और सामाजिक मांगों के संदर्भ में उनका दृष्टिकोण क्या है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, उसको हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि जो संवैधानिक मांगे हैं उनमें कौन कौन सी मांगे हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। संवैधानिक मांगे, संवैधानिक मांगों में पहली जो बात है वो ये है कि इन्होंने ब्रिटिश सरकार के अधीन, इंपॉर्टेंट है, स्वशासन की मांग रखी। स्वशासन, सेल्फ रूल की बात इन्होंने कही। लेकिन ये स्वशासन, ये सेल्फ रूल एनी बेसेंट का सेल्फ रूल नहीं था, बाल गंगाधर तिलक का सेल्फ रूल नहीं था। ये कोई पूर्ण आज़ादी की यहाँ पर कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल ये दिमाग में स्पष्ट रखिए कि आरंभिक जो राष्ट्रवादी हैं, जिनको हमने नरमपंथी कहा है, उदारवादी कहा है, इन्होंने कोई राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग नहीं रखी। यानी यहाँ पर कोई स्वतंत्रता का दृष्टिकोण नहीं है, आज़ादी का दृष्टिकोण नहीं है। तो इन्होंने क्या मांगे रखी, जो संवैधानिक मांगे हैं, इसका अर्थ ये है कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अधीन शासन में सहभागिता की बात इन्होंने किया है। यानी जो भी सुधार होगा वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन होगा, स्वशासन होगा, उसमें कहीं आज़ादी का दृष्टिकोण नहीं होगा। दूसरी बात जो इन्होंने संवैधानिक, तीसरी बात जो इन्होंने मांग रखी है वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिफॉर्म करना। जो विधान परिषदें हैं, विधान परिषदें, उसमें केंद्रीय विधान परिषद भी है और प्रांतीय विधान परिषद भी है। इनको नोट कर लेंगे। सेंट्रल
लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। इनमें सुधार का दृष्टिकोण है, इनमें रिफॉर्म्स चाहते हैं, यानी जो इनमें जो सदस्यगण हैं उनमें भारतीयों की संख्या ज़्यादा हो, चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या ज़्यादा हो, इस प्रकार का दृष्टिकोण। इसके बाद ये ऐसा भी चाहते हैं कि जो विधान परिषदें हैं उनकी शक्तियों का विस्तार हो, शक्तियों का विस्तार हो, ऐसा भी ये चाहते हैं। यानी जो केंद्रीय विधान परिषद है, जो प्रांतीय विधान परिषद है, उसमें सुधार तो हो ही, इसके साथ साथ उनका विस्तार हो और उनमें शक्तियां और ज़्यादा दी जाए, उनको शक्तियां और दी जाए, ऐसी इनकी मांगे हैं। इसके अलावा ये भी चाहते हैं कि जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चुने गए जो प्रतिनिधि हैं उनकी संख्या में विस्तार हो, ऐसा ये चाहते हैं, उनकी संख्या में विस्तार हो। उनकी संख्या में विस्तार की बात कर रहे हैं, यानी चुनाव हो और उनकी संख्या बढ़े, ऐसा ये चाहते हैं। तो ये संवैधानिक मांगे हैं कि ब्रिटिश सरकार के अधीन वो सुशासन की बात रख रहे हैं, विधान परिषदों और में सुधार की बात कर रहे हैं, विस्तार की बात कर रहे हैं और चुने गए प्रतिनिधियों की संख्या में विस्तार की बात कर रहे हैं। ये मोटे तौर से मुख्य जो है वो संवैधानिक सुधार इनके हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या प्रशासनिक सुधार है, उनकी बात हम लोग करेंगे। तो प्रशासनिक सुधारों में जो पहला है वो ये है, जो नौकरियां हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं, उनका भारतीयकरण हो। यानी ज्यादा से ज्यादा जो पद हैं वो भारतीयों को मिले, प्रशासन में भारतीयों की संख्या बढ़े और उनको उच्च पदों पर नियुक्त किया जाए, ऐसा इनका दृष्टिकोण है, ऐसी इनकी मांग है। इसके अलावा ये चाहते हैं कि जो भी सरकारी नौकरियां हैं, जो भी प्रशासनिक पद हैं, प्रशासनिक पद हैं, उनमें व्यापक सहभागिता तो हो ही, व्यापक सहभागिता तो हो ही, और इसके मार्ग में जो रुकावट है, इसके मार्ग में जो बाधा है, उसको दूर करना है। अब बाधा कैसे दूर होगी? उन्होंने प्रमुख रूप से दो मांगे सामने रख दी। पहली मांग तो ये कहा कि जो उम्र सीमा है उसको बढ़ाएं, यानी जो लोग आईसीएस देना चाहते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज देना चाहते हैं, उनकी उम्र सीमा का विस्तार होना चाहिए, ये इनकी मांग थी। और दूसरा उन्होंने कहा जो परीक्षाएं आप ले रहे हैं वो लंदन के साथ साथ भारत में भी हों, यानी उन्होंने परीक्षाएं भारत में लेने की उन्होंने बात कही। प्रशासनिक मांगों के अंतर्गत उन्होंने यह भी मांग रखी कि जो शस्त्र अधिनियम है, आर्म्स एक्ट है, एटीन 78 का, उसको समाप्त करें। यह भी इनकी एक अपनी मांग है। यह भी मांग रखते हैं कि जो सेना है, सेना में जो भर्ती है उसमें उच्च पद भारतीयों को मिले, ऐसी भी इन्होंने मांग रखी। सेना में जो उच्च पद हैं, यानी इन्होंने एक प्रकार से कहा कि कमीशन्ड ऑफिसर
कमीशन दर्जे के जो पद हैं वो भारतीयों को मिलने चाहिए, ये इन्होंने मांग रखी। तो ये मोटे तौर से प्रशासनिक मांगे हैं। इसके बाद इन्होंने महत्वपूर्ण है आर्थिक मांगों के संदर्भ में इन्होंने कौन कौन सी आर्थिक मांगे रखी उनको थोड़ा सा समझ लेना है। आर्थिक मांगों में इन्होंने जो भारतीय उद्योग हैं उनके संदर्भ में इन्होंने मांगे रखी। इन्होंने कहा जो अनौद्योगिकरण है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो भारतीय उद्योग लगातार नष्ट हो रहे हैं, उनके लिए ब्रिटिश सरकार दोषी है और ये ब्रिटिश सरकार से इन्होंने इनके संरक्षण की मांग की। जो भारतीय उद्योग हैं इनके संरक्षण की मांग की और संरक्षण कैसे करना है, सीमा शुल्क के द्वारा करना है, सीमा शुल्क के द्वारा करना है। यानी जो सूती कपड़े हैं जो भारत में बहुत बन रहे हैं उनका जो आयात है उस पर आप शुल्क लगाएं। ये जो उद्योग हैं इनको आप अनुदान दें, ऐसी भी इन्होंने मांगे रखी। तो उद्योगों के संदर्भ में इन्होंने संरक्षण की बात की। दूसरा, कृषि के संदर्भ में इन्होंने मांगे रखी। कृषि के संदर्भ में इन्होंने मांगे रखी एग्रीकल्चर के बारे में। उस समय तमाम जो है ब्रिटिश नीतियां थी, भू राजस्व की नीतियां थी, आप आगे अध्ययन करेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी एंड सो ऑन, ये जो व्यवस्थाएं हैं, जमींदारी बंदोबस्त है, इनमें राजस्व की दर बहुत है। तो इन्होंने ये मांग रखी कि जो राजस्व की दर है वो राजस्व कम हो, ऐसा इन्होंने कहा। इसके अलावा इन्होंने यह भी कहा कि जो सिंचाई की सुविधाएं हैं, सिंचाई की जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाइए, उनमें वृद्धि करिए। और साथ साथ इन्होंने एग्रीकल्चर बैंक के बारे में, कृषि बैंक के बारे में इन्होंने सुझाव दिया। इसके अलावा इन्होंने जो बागान कर्मचारी हैं, बागान कर्मचारी हैं, उनके लिए इन्होंने मांगे रखी। और जो बागान कर्मचारी हैं उनके संदर्भ में जो मांगे हैं वो है उनकी कार्यदशाओं में सुधार। बहुत विषम परिस्थितियों में वो कार्य कर रहे थे, तो इन्होंने कार्यदशाओं में सुधार की मांग इन्होंने रखी। कार्य दशाओं में सुधार। इसके अलावा इन्होंने जो सेना में व्यय है, सैन्य व्यय, जो प्रशासन का व्यय है, प्रशासनिक व्यय, प्रशासनिक व्यय, उनको कम करने की इन्होंने मांग रखी। कहा इनको कम करें, इसका बोझा भारतीयों पर कम से कम हो, ऐसा इन्होंने मांग रखा। इसके अलावा जो नमक कर है, नमक है, चीनी पर शुल्क लगा हुआ था, उसको हटाने की बात की, उसको कम करने या हटाने की इन्होंने मांग रखी। आर्थिक मांगे बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने जो प्रवासी भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय जो बाहर गए हैं, इंग्लैंड गए हैं, उनके संदर्भ में इन्होंने मांगे रखी। उनको सुविधाएं देने की बात की और उनको संरक्षण देने की बात की। इसके साथ साथ उन्होंने जो हायर एजुकेशन है उसमें जो तकनीकी शिक्षा है, टेक्नोलॉजी का जो एजुकेशन है, उसके विस्तार की इन्होंने बात की। यानी उच्च शिक्षा में तकनीकी विकास,
सुविधाएं देने की बात इन्होंने किया है। तो ये आर्थिक मांगे हैं मोटे तौर से, जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको नोट करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे सिविल राइट्स के बारे में। कौन कौन से सिविल राइट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सिविल राइट्स, अगर आप पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को देखें, तो जो नागरिक मांगे हैं सिविल राइट्स के बारे में, जो मांगे हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो सब यहीं से ऐड हो जाता है। आगे के राष्ट्रीय आंदोलन में ये प्रमुख मांग बना ही रहता है, स्वतंत्रता। दूसरा, इन्होंने कहा संगठन बनाने की आजादी हो, सभा करने की आजादी हो, बनाने की आजादी हो, सभा या संगठन की स्वतंत्रता। और तीसरा, इन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग वे में प्रेस की आजादी की मांग की, प्रेस की स्वतंत्रता। बहुत बड़े पैमाने पर लगभग सभी जो आरंभिक राष्ट्रवादी हैं वो समाचार पत्रों से जुड़े हुए हैं, कंप्लीट छपवा रहे हैं, समाचार पत्र, वीकली, डेली न्यूज़पेपर बनने लगे हैं। एक अलग से वनडे एग्जाम्स के लिए आपको लिस्ट बनानी होती है। इस समय के जो भी समाचार पत्र निकले हैं उनको आपको तैयार करना होता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता की इन्होंने मांग रखी। इसके बाद इनके सामाजिक मांगों के संदर्भ में थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, इनकी सामाजिक मांगे क्या है। आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन है, अभी भी पूरे देश में क्षेत्रीयता का दृष्टिकोण है, वर्गीय चेतना है, समाज के विभिन्न वर्ग, उनकी समस्याएं अलग अलग है। इसलिए आरंभिक राष्ट्रवादी, या आप जिनको नरमपंथी कह रहे हैं, उन्होंने सामाजिक सुधारों से अपने को सामान्य रूप से दूर रखा। ये सामाजिक सुधारों के संदर्भ में मौन रहे। यद्यपि थोड़ा बहुत छिटपुट दृष्टि से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, तो सामाजिक मांगों में आप ऐसा कह सकते हैं कि सामान्य रूप से ये मौन रहे। और जो छिटपुट तरीके से थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं, थोड़ा बहुत कल्याण का कार्य इन्होंने जो किया है, कल्याणकारी कार्य, वो प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में किया है। शिक्षा को ये बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, समस्त प्रकार की समस्याओं, समस्त प्रकार की अज्ञानताओं का आधार मानते थे। तो ये छुटपुट कार्यक्रम था। और साथ साथ इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए भी मांगे रखी। आर्थिक मांगों में हमने इसका उल्लेख भी किया था। आरंभिक जो राष्ट्रवादी हैं, नरमपंथी हैं, वो जो इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। नरमपंथी कहते हैं कि आप जो है वो संवैधानिक सुधार करिए, चुने हुए प्रतिनिधियों को भेजिए, समझने की आवश्यकता है। संवैधानिक सुधार यानी विधायी जो परिषदें हैं उनका विस्तार करिए, चुने हुए प्रतिनिधियों को भेजिए, भारतीयों को भेजिए। और जब भारतीयों के पास अपने आप में शक्ति आ जाएगी तो वो सामाजिक सुधार स्वयं कर लेंगे। एक यह भी कारण था कि राष्ट्रीय आंदोलन जो है आरंभिक समय में है और हर समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उनके अपने अपने मुद्दे हैं, तो किसी प्रकार की कोई वैचारिक बाधा भी ना हो, इसलिए भी नरमपंथियों ने इन मांगों से अपने को दूर रखा। तो हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो नरमपंथी हैं उनमें मेन लीडर्स कौन कौन से हैं। अर्ली नेशनलिस्ट्स के बारे में बात करेंगे, आरंभिक राष्ट्रवादियों के बारे में बात करेंगे। तो जो प्रमुख नेतागण हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे उनमें एक नाम है दादा भाई नौरोजी का।
दादा भाई नौरोजी, जिनको आप ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, एक दो फैक्ट भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या भारत का पितामह किसको कहा जाता है, ये थोड़ा सा जानना है। भारत का वयोवृद्ध नेता किसे कहा जाता है। और कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के आप 3 बार अध्यक्ष हुए, आईएनसी के 3 बार अध्यक्ष हुए। पहली बार अध्यक्ष हुए 1886 में, कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। दूसरी बार वो अध्यक्ष हुए 1893 में, लाहौर में अधिवेशन हुआ था। और तीसरी बार वो अध्यक्ष हुए हैं 1906 में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहीं से आपका जो स्वदेशी आंदोलन को लेकर के नरम पंथ है और गरम पंथ के मध्य जो विवाद है वो खुलकर सामने आया था। तो ये कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। लेकिन दादा भाई नौरोजी बहुत वयोवृद्ध नेता थे, महत्वपूर्ण नेता थे। ये विवाद ढक जाता है। और आगे आप देखेंगे 1907 में सूरत की घटना होती है और नरमपंथी और गरमपंथी दोनों अलग हो जाते हैं, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। अब ये जो दादा भाई नौरोजी है, इनका रोल बहुत व्यापक हो जाता है। यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसका नेचर बदलने में बड़ा योगदान हो जाता है। इन्होंने एक थ्योरी दी, एक रिसर्च किया, और जो थ्योरी दिया है उसको कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत महत्वपूर्ण है, आपको नोट करना है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निर्गमन का सिद्धांत इसको कहते हैं। धन निर्गमन का सिद्धांत अलग से एक टॉपिक बनता है। जब आधुनिक भारत में आप आर्थिक मुद्दे करेंगे तो यह एक प्रमुख मुद्दा होगा। मेंस में अलग से प्रश्न बनता है, यहाँ बहुत संक्षेप में हम आपको समझाते हैं। इस सिद्धांत ने भारतीय राष्ट्रवाद के स्वरूप को बदल दिया। कैसे, उसको समझना है। अभी जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में मांगे हैं वो संवैधानिक मांगे हैं, आर्थिक मांगे हैं। जो चरित्र सामान्य रूप से है वो राजनीतिक चरित्र है। अब यहाँ पर ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में दादा भाई नौरोजी ये स्पष्ट करते हैं कि अंग्रेज भारत से एक पक्षी धन ले जाते हैं और जिसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उन्होंने रिसर्च के माध्यम से इस बात को पुष्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेजों का एक शोषणकारी चेहरा सामने आ गया। यानी जो मानवीय चेहरा था वह उजागर कर देते हैं दादा भाई नौरोजी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और उदारवादियों की राष्ट्रीय आंदोलन में ये महत्वपूर्ण देन है। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का एक नया स्वरूप डेवलप कर दिया, एक आर्थिक राष्ट्रवाद का स्वरूप डेवलप कर दिया। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है दादा भाई नौरोजी का। इसके बाद एक नेतागण है फिरोज शाह मेहता, जिनको लायन ऑफ बॉम्बे कहते हैं, बॉम्बे का शेर जिनको कहते हैं, बॉम्बे का शेर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ये भी अध्यक्ष बनते हैं, 1890 ईस्वी में बनते हैं। कानून की पढ़ाई किया था और बाद में इनको जो है नाइट्स की उपाधि भी दी जाती है। व्योमेश चंद्र बनर्जी भी एक महत्वपूर्ण नेता है और ये पहले अध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये पहले प्रेसिडेंट हैं। जो बच्चे अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं आईएएस की, पीसीएस की, तो ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मेंस के लिए ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत महत्वपूर्ण होगा, ये हमने पहले ही बताया। व्योमेश चंद्र बनर्जी
पहले सदस्य हैं, पहले सदस्य हैं जो चुनाव लड़ते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स का, यानी ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ने वाले ये पहले सदस्य हैं। इसके बाद एक नेतागण है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस की स्थापना के पहले एक महत्वपूर्ण संगठन था और ये संगठन पूरा राष्ट्रीय राजनीति का एक विकल्प था। अगर कांग्रेस की स्थापना नहीं होती तो निश्चित तौर पर यह संगठन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता। आगे जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी में आप देखेंगे कि इन्होंने एक समाचार पत्र भी निकाला, उसका नाम है द बंगाली। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्र गुरु की उपाधि भी दिया जाता है, तो आप उसको भी नोट कर सकते हैं। राष्ट्र गुरु की उपाधि, राष्ट्र गुरु। अगले जो आपके नरमपंथी नेता हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर, बहुत महत्वपूर्ण इनका नाम है। वो क्या है इनके बारे में थोड़ा सा देखिए। जी सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में, इन्होंने मद्रास महाजन सभा की स्थापना में अपनी भूमिका इन्होंने निभाई। मद्रास महाजन सभा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने 2 समाचार पत्र निकाले, बहुत पूछा जाता है। एक तो द हिंदू इंग्लिश में था, एक है द हिंदू, ये इंग्लिश में था, अंग्रेजी में। और दूसरा है स्वदेश मित्रन, नाम नोट कर लेंगे, स्वदेश मित्रन, ये तमिल में है। स्वदेश मित्रन ऐसे लिख लीजिए, स्वदेश मित्रन। इसके अलावा एक और नेतागण है महादेव गोविंद रानाडे, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। कुछ संगठन इन्होंने बनाए, जैसे पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा नोट कर लेंगे। प्रार्थना सभा में आपका महत्वपूर्ण योगदान है, प्रार्थना सभा में। और अहमदनगर एजुकेशन सोसाइटी, अहमदनगर एजुकेशन सोसाइटी, अहमदनगर एजुकेशन सोसाइटी में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा विधवा विवाह संघ, विधवा विवाह संघ जो स्थापित हुआ है, महादेव गोविंद रानाडे उनकी संस्थापकों में एक थे, तो ये भी थोड़ा सा आप जानिए। इसके अलावा भी बहुत सारे नेतागण हैं, जैसे दिन सावाचा, एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आप उनको नोट कर सकते हैं। दिन सावाचा, दिन सावाचा, ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और बाद में इन्हें भी नाइट की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे नेतागण हैं, थोड़ा सा इनको जानना जरूरी है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो नरमपंथी है, इनकी जो आलोचना होती है, बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट होगा, उनकी हम लोग बात करेंगे। आलोचना के संदर्भ में आपको थोड़ा सा
हिस्टोरियोग्राफी का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जैसे जब आप इतिहास मेंस का अध्ययन करते हैं तो आप बहुत सारी इतिहास लेखन की धाराओं के बारे में, दृष्टिकोण के बारे में काम करते हैं। आप अध्ययन करते हैं इतिहास की साम्राज्यवादी धारा, उपनिवेशवादी धारा, तमाम शब्द आपके सामने आते होंगे। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्ट्री, ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ हिस्ट्री, सब एल्टर्न, इतिहास की मार्क्सवादी धारा, राष्ट्रवादी धारा, ऐसा आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो साम्राज्यवादी धारा के लोग हैं उनका कांग्रेस के प्रति बिल्कुल अलग दृष्टिकोण था। वो कांग्रेस को बिल्कुल अलग दृष्टि से व्याख्यायित कर रहे थे। साम्राज्यवादी धारा यानी वो इस प्रकार की बात करेंगे जो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को मजबूत करेगा, जो ब्रिटिश साम्राज्य के औचित्य को सिद्ध करेगा, और जो भारत के लोग हैं उनकी जो उपलब्धियां हैं, जो भारतीय संस्कृति है, जो भारत की गौरव गाथा है, उसको नकारने का प्रयास होगा। तो स्वाभाविक है वो भी राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी उपलब्धियों को, इसके दृष्टिकोण को, इसकी भावनाओं को नकारने का प्रयास करेंगे। हमने पहले ही एक प्रश्न आपको बताया था, उसको फिर से देख लीजिए। प्रश्न था, क्या नरमपंथियों के तरीकों और नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी जा सकती है, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। अब ये जो इस प्रकार का जो दृष्टिकोण है वो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का के द्वारा जो संचालित राष्ट्रीय आंदोलन है ये वास्तव में सत्ता प्राप्त करने के लिए है। कुछ लोगों ने पार्ट टाइम जॉब कर रखा है अपने हितों के लिए, मध्यवर्गीय हितों के लिए और एक विशेष वर्ग के हितों के लिए। इसका भारतीय जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार का दृष्टिकोण यहाँ आपको देखने की आवश्यकता है। जब इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग करेंगे तो वहां पर हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे। आलोचना में एक तो पहली बात तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति की बात है, आपने देखा। और जो ये दृष्टिकोण है, इस प्रकार का जो दृष्टिकोण है वो इतिहास लेखन से जुड़ा हुआ है, वह आपका है साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। विस्तार से कक्षाएं होती हैं इतिहास लेखन पर, अलग से सेशन लिए जाएंगे जिसमें आपको पूरे इतिहास के संदर्भ में पूरे इतिहास लेखन के जो दृष्टिकोण है वो पढ़ाया जाएगा। तो उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। इसके अलावा भी जो हमारे नरमपंथी हैं इनकी आलोचना आगे चल करके जब देखा कि बहुत ठोस प्रकार की उपलब्धियां नहीं है, बहुत सारी मांगों को माना नहीं ब्रिटिश सरकार ने, तो जो नव राष्ट्रवादी हैं, नव राष्ट्रवादी, नियो नेशनलिस्ट नव राष्ट्रवादी हैं, वो आलोचना करते हैं, नव राष्ट्रवादियों की आलोचना। और इन्होंने जिस प्रकार की राजनीति किया था उसे ही उग्रवादी राजनीति कहा गया है। इसमें लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता महत्वपूर्ण है, बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे नेता महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने इनके दृष्टिकोण को नकारा, कांग्रेस के जो अधिवेशन हो रहे हैं उनको नकारा, कहा कि भाई ये 3 दिन का तमाशा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन में भी आपके पूछा गया था मेंस में। किसी ने कहा कि शिक्षित भारतीयों की तरह शिक्षित भारतीयों का यह राष्ट्रीय मेला है, इस तरह की बात इन्होंने कही। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने ये कहा कि कांग्रेस के जो लोग हैं, जो आरंभिक नेतागण हैं, ये पदों के भूखे हैं। इस प्रकार की आलोचना हुई है। तो आलोचना से ही आपके मेंस में प्रश्न बने हैं, उनको विस्तार से हम लोग जब आंसर फ्रेमिंग करेंगे प्रश्न के संदर्भ में तो और ढंग से समझना है, कैसे लिखना है, वहां पर विस्तार से बात करेंगे। अब इसके बाद इनके लिमिटेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो नरमपंथी हैं इनकी सीमाएं क्या हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये हम लोग बात करेंगे। पहली बात,
इनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई, अधिकांश पूरी नहीं हुई, तात्कालिक दृष्टि से पूरी नहीं हुई। यानी संवैधानिक सुधार की जो भी मांगे हैं उनको सरकार ने पूरा नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी सीमा है। इसके अलावा लिमिटेशन ये है, इन्होंने स्वतंत्रता की मांग नहीं रखी। कोई आजादी की मांग नहीं रखी इन्होंने। यद्यपि आगे हम स्पष्ट करेंगे, किसी भी उद्देश्य को, किसी भी मांग को समय के परिप्रेक्ष्य में ही समझने की आवश्यकता होगी, लेकिन फिर भी एक लिमिटेशन इनकी है। अगली जो इनकी लिमिटेशन है, ये जनता की शक्ति को समझ नहीं पाए। जनता की शक्ति को समझने की सीमाएं हैं इनकी, समझने की सीमाएं हैं। ऐसे कार्यक्रम नहीं बनाए, ऐसी नीतियां नहीं बनाई जिनसे जनता जुड़े। जनता को जागरूक करने में भूमिका है, समाचार पत्रों के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से, लेकिन जनता को जोड़ने में ये सफल नहीं हो पाए। यानी आप ऐसा कह सकते हैं, इन्होंने सिर्फ, इनका जो आंदोलन है उसका जो सामाजिक आधार है वो संकीर्ण है। और ये जो सामाजिक आधार है वो केवल शिक्षित मध्य वर्ग तक ही सीमित है। शिक्षित मध्य वर्ग तक सीमित है। आलोचना में और सीमाओं में एक बात आप यह भी कह सकते हैं कि इन्होंने अखिल भारतीय आंदोलन चलाने में ये असमर्थ रहे। तो मांगों के संदर्भ में, अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में इनकी सीमाएं हैं, सामाजिक आधार के संदर्भ में इनकी सीमाएं हैं, जनता को जोड़ने के संदर्भ में इनकी सीमाएं हैं। तो ये लिमिटेशंस हैं जिनको आप लिखेंगे, मेंस में आपको उत्तर लिखने में काम आएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में। हम लोग बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका योगदान क्या है। इनके योगदान के बारे में तो पहला पॉइंट जो इनका योगदान है, इन्होंने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से अपनी बातें जनता के समक्ष रख करके जो कांग्रेस है उसको एक राष्ट्रीय मंच के रूप में स्थापित करने में इनका बड़ा योगदान है। इनके क्रियाकलापों से कांग्रेस का जो स्वरूप है वह अखिल भारतीय रूप धारण कर लेता है। ये सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता है उसमें राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है। यानी जनता में भारतीय राष्ट्रवाद का विकास होता है, यह इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरी जो उपलब्धि है वो है जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने में, राजनीतिक रूप से शिक्षित करने में जो इन्होंने मांगे रखी उसको, उसके प्रति जनमत तैयार करने में इनकी बड़ी भूमिका है। चौथी बात जो आप कह सकते हैं इनके योगदान के बारे में, इन्होंने भारतीय जनता में प्रजातांत्रिक मूल्य, उदारवादी मूल्य, धर्मनिरपेक्ष मूल्य, उनका प्रचार प्रसार किया। एक बड़ी बात है
जनता में जो उस समय उदारवाद की तमाम विचारधाराएं हैं, विश्व इतिहास के संदर्भ में समानता है, स्वतंत्रता है, उनके प्रचार प्रसार में इनका बहुत बड़ा योगदान है। पांचवी बात आप ऐसा कह सकते हैं, आपको हमने दादा भाई नौरोजी के बारे में बताया था। उनका एक सिद्धांत था ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो जो दादा भाई नौरोजी ने धन निर्गमन का सिद्धांत दिया है, उससे अंग्रेजों का जो वास्तविक चरित्र है वो सामने आ जाता है, यानी उनका जो मानवीय चेहरा है वह उजागर हो जाता है। यह एक बहुत बड़ी बात है। अंग्रेजों का मानवीय चेहरा उजागर हो जाता है। मानवीय चेहरा वो उजागर हो जाता है, यदि अंग्रेजों का जो शोषणकारी चेहरा है वह सामने आता है, और इससे भारतीय जनता में साम्राज्यवाद विरोधी दृष्टिकोण फैल जाता है। साम्राज्यवाद विरोधी दृष्टिकोण फैलने से जो राष्ट्रवाद है उसका उभार होता है, भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रकार का योगदान है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है उदारवादियों का, नरमपंथियों का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्चुअल अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स। जो नरमपंथी हैं उनकी कुछ ठोस प्रकार की उपलब्धियां हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान है उसको तो आपने देख ही लिया है। अब कुछ ठोस प्रकार की उपलब्धियां हैं, ठोस उपलब्धियां हैं, उनको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे 1886 में पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग की पुनः बहाली हो जाती है। यानी जो इनकी मांगे हैं कि प्रशासनिक सेवाओं का भारतीयकरण हो, एग्जाम भारत में हो, उस दिशा में एक बड़ा कदम, उस दिशा में एक ठोस कदम, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग की बहाली। इसके बाद ये मांग कर रहे हैं, विधायी परिषदों की सुधार की मांग कर रहे हैं, और इस संदर्भ में जो विधायी परिषदें हैं उनके सुधार के संदर्भ में एक एक्ट आता है 1991 में, 1891 में, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषदीय अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम। और ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यद्यपि जो आशाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी नहीं होती हैं, फिर भी जो भी उपलब्धियां आई हैं वो ठोस प्रकार की है इसके द्वारा। इसके बाद एक मांग थी कि प्रशासनिक व्यय कम किया जाए, सैन्य व्यय कम किया जाए। तो 1895 में एक कमीशन बनता है, वह कमीशन है वेलबी कमीशन। नाम आप नोट कर सकते हैं, वेलबी कमीशन। और इसका उद्देश्य है प्रशासनिक व्ययों की जांच करना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है उनकी जांच करना। और यह उदारवादियों, नरमपंथियों की मांगों में एक प्रमुख मांग था। तो यह भी एक प्रकार की ठोस उपलब्धि है। इसके बाद 1893 में ब्रिटिश संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स में एक विधेयक पारित होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में एक विधेयक पारित होता है, और उस विधेयक के माध्यम से जो इंडियन सिविल सर्विस है उसका एग्ज़ाम लंदन के साथ साथ भारत में भी होना निश्चित हुआ। तो यह भी एक बहुत ठोस प्रकार की उपलब्धि है। नरमपंथियों की ठोस प्रकार की उपलब्धियों में आप लोक सेवा आयोग की बहाली को लिख सकते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट को लिख सकते हैं, वेलबी आयोग को लिख सकते हैं, और हाउस ऑफ कॉमन्स में जो ये परीक्षाएं भारत में आयोजित करने का जो निर्णय है इसको लिख सकते हैं।
तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। तो उस प्रकार की उपलब्धियां भी हैं। तो जो आलोचना होती है कि इन्होंने कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं किया है, इसमें आंशिक सच्चाई ही है। अब यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष में ये बात समझेंगे। निष्कर्ष में आलोचना के क्रम में आपने देखा कि कोई भिक्षावृत्ति की बात कर रहा है, इतिहासकारों का एक समूह, कोई कहता है ये तो राजनीतिक तमाशा है, ये तो याचना कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, तमाम प्रकार की आलोचनाएं हुई। ये सत्य है कि जो भी मांगे उदारवादियों ने रखी, उनके संदर्भ में कोई बहुत बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हुई, ये सत्य है। फिर भी अगर आप पूरी इनकी उपलब्धियों को देखें, अभी हमने चर्चा किया था किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान है, किस तरह से दादा भाई नौरोजी का जो सिद्धांत आया है उसने मानवीय चेहरे को उजागर कर दिया है, किस तरह से ठोस उपलब्धियां इनको प्राप्त हुई हैं। तो इनकी उपलब्धियों को तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में ही देखने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय आंदोलन अभी आरंभिक चरण में है। ब्रितानी दमन से बचाने के लिए इन्होंने अपनी मांगों की सीमाओं को रेखांकित किया। तो इस प्रकार से इनकी उपलब्धियों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति की राजनीति कर रहे हैं, इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। आप ऐसा कह सकते हैं इनके जो कार्यक्रम हैं, इनकी जो नीतियां हैं, इनकी जो उपलब्धियां हैं, उन्होंने भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक सशक्त आधार को निर्मित किया, ऐसा आप कह सकते हैं।